You went to a morning show. You were talking about smog. A lot of questions popped into my mind. ये कहाँ से आई है यार smog? और ये पहले कहाँ थी? अच्छा, एक राइटर है, अब आजकल कैंसिल कल्चर है, एवरीबडी इज मेड एवरीबडी कंट्रोवर्शियल, लेकिन ही इज बीन मेड कंट्रोवर्शियल फॉर डिफरेंट रीजंस कि वो थोड़ी ही इज थोड़ा सा कंजेक्चर जो है उसका काफ़ी ज़्यादा राइटिंग में, खैर उस इज कॉल्ड इज जेरेड डायमंड, तो ही रोट अ बुक ऑन वाई societies choose to fail or succeed. तो उसमें वो कहता है कि यार creeping normalcy is one of the cognitive biases due to which we fail to perceive a problem. ठीक है, and that's what we are actually talking about here. कि एक हमें लगता है कि स्मॉग तो थोड़ी बहुत थी, लेकिन ये एकदम से लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया पिछले 4-5 सालों में, है ना, ऐसे ही है. तो वो 4-5 सालों में it was kind of always there, but then we have realized it sort of, there was a tipping point and then it became much worse, और अब वो इतनी difficult to ignore हो गई है हमारे लिए कि around 200 AQI where WHO says कि यार 20 के करीब होना चाहिए, तो that's too difficult to ignore ना. तो ये पिछले 4-5 सालों से What's the tipping point? What happened? Like we woke up one day and I could see smog in my room. How did that end up there, man? हाँ, वो बस it's kind of like वो जो tipping points है ना, वो आने ही थे. There were several reasons. तो reasons के ऊपर तो खैर अभी हम बहुत लंबी discussion हो जाती है, लेकिन let's say year 2000 के अंदर तकरीबन पिछले 20 साल पहले 15 लाख गाड़ियाँ या व्हीकल्स थे रजिस्टर्ड पंजाब के अंदर. अभी तकरीबन 2 करोड़ हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था उससे. ठीक है 15 लाख से 2 करोड़ पे जाने का ठीक है, सफ़र जो है, ठीक है. नथिंग एल्स चेंज. इट्स नॉट लाइक वी इम्प्रूव्ड आवर फ्यूल क्वालिटी. ठीक है, उस पर तो हमने नहीं कुछ नहीं है ना. ठीक है, इट्स नॉट लाइक कोई मैजिकली हमारी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं. नहीं 2017 में मैंने शायद उस दिन भी मेंशन किया, 2017 में आई वेंट टू बांग्लादेश, और ये नहीं ढाका की बात नहीं कर रहा हूँ. आई वेंट टू लाइक द रूरल मोस्ट एरियाज ऑफ बांग्लादेश, गाय बांधा, इन बोगड़ा से भी ऊपर बड़े ही रूरल एरियाज हैं प्रॉपर, जिसको हम यहाँ पे अपनी टर्म्स में उसका इक्विवेलेंट सोचें तो शायद घोटकी या गौसपुर, वेरी हाँ रूरल नियर टू द रिवर वाले एरियाज, राइट, कच्चे के इलाके. वहाँ पे तमाम रिक्शे, तमाम चिंची इलेक्ट्रिकल थे. ठीक है, ऑल ऑफ देम वर ईवीज. सम पीपल वर कंप्लेनिंग कि जी बिजली बहुत लेते हैं और इसकी वजह से हमारी पावर कंजम्पशन जो है, ये पावर प्राइस ऐसी होगी, ब्ला ब्ला ब्ला. मैं उसको साइड पे करें तो आप सोचें कि उसका इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट और हमारे एवरेज लोडर का या चिंची का इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट कहाँ से कहाँ तक है, कितना फ़र्क है उसका. हम ह्यूज डिफरेंस. हम एक्चुअली कराची से वापस आ रहे थे लाहौर, तो लाहौर एंटर होते हुए वी कुड एक्चुअली सी अ फोर्स फील्ड ऑफ लाइक स्मॉग, लाइक प्रॉपर्ली बना हुआ ओवर द होराइजन आपको नजर आ रही थी, आपको वेलकम कर रही होती. बिल्कुल, एंड वी लाइक एंटर्ड इनटू इट. वी फेल्ट इट लाइक एंटरिंग इनटू इट. सो दैट्स लाइक अ बिग. सो नंबर 1 इज ट्रैफिक. नंबर 1 इज ट्रैफिक, लेट्स से जिसके अंदर डिफरेंट किस्मों की ट्रैफिक आ रही थी, लेकिन चलो उसको अगर हम अभी सेटिसाइड करें तो ऑफ कोर्स वी द एनर्जी सेक्टर is not doing us any favors. The industry, which is rather enjoying a free hand when it comes to environmental emissions, that's right up there. उसके अलावा हमारी agricultural emissions भी contribute करती हैं.2 how much? जो इसके ऊपर जो how much है, that's a wonderful question, and that's the question that everybody should be asking. You know why? Because how much now when we talk about where, how, and these kind of questions are the ones which are supposed to inform the policy, right? तो यही क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके लिए एक चाहिए होती हैं स्टडीज़, सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडीज़. सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी ये कहती है कि जो आपको पोल्यूशन नज़र आ रही है बाहर, उसका एक सैंपल लें और उसको लेबॉरेटरी में जाके टेस्ट करें
कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी सोर्स क्या होगी. एंड दे आर वेज टू फाइंड आउट आइसोटोप एनालिसिस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड दे फाइंड आउट कि अच्छा ये व्हीकल से निकली है, कि ये किसी चिमनी से निकली है, या ये किसी लेट्स से किसी ने अपना कूड़ा करकट जलाया, या मतलब क्रॉप बर्निंग हुई है. सो दे आर एबल टू फिगर इट आउट. सो देयर आर सेवरल स्टडीज विच हैव बीन कंडक्टेड. कम है अभी भी मेरे हिसाब से, लेकिन द मोस्ट रिसेंट द टू दैट वी कुड साइट, देयर लेट्स से अर्बन यूनिट ने करवाई थी, और एक बड़ी फेमस है UNFAO की स्टडी. सो उनके हिसाब से पंजाब के अंदर, ओवरऑल पंजाब के अंदर अराउंड 43%, और लाहौर के अंदर मोर देन 80% ऑफ द एयर पोल्यूशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द ट्रांसपोर्ट emissions. Okay. ठीक है, so that's massive. Okay. So that's why when I talk about air quality, मेरे दिमाग में हमेशा सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर जाता है. I don't think of वो जो चिमनियाँ हैं जिसमें zigzag हुआ या zigzag नहीं हुआ, तो वो मैं उसके बारे में नहीं सोचता. ठीक है, तो मेरे जहन में सबसे पहले जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर आता है, और उससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हैं. यानी ट्रांसपोर्ट को आइसोलेशन में नहीं बात कर सकते. मैंने शायद उस दिन भी मैं डिस्कस कर रहा था उसके अंदर, उस मॉर्निंग शो पे भी, कि it has to be discussed in connection with other stuff, other development issues. तो that's why it's extremely important कि हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें. जब मतलब लाहौर के अंदर 80% जो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, that's stemming from the transport sector, then it's difficult to say कि अच्छा नहीं ये जो इस वक्त पोल्यूशन है ना, ये इंडिया की वजह से आ रही है. तो वो उस तरह फिर इधर पॉइंट करना फिंगर फिर पॉइंटलेस हो जाता है. ये भी थोड़ा सा यानी मिथ बस्ट कर दे बिल्कुल. व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? कि ये हवा सिर्फ इंडिया से पाकिस्तान चलती है कि पाकिस्तान से इंडिया भी जाती है? क्या है ये यार? अगर PMD से भी बात करके देख लेना तो अच्छा, इंटरेस्टिंगली पिछली दफ़ा भी PMD ने भी थोड़ा सा वो भी इंजॉय करते हैं शायद इस बात को. सो दे सेड कि इट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया, बट जनरली विंटर सीजन में व्हेन वी हैव द प्रॉपर स्मॉग का प्रॉब्लम आता है, तो उस टाइम के ऊपर द विंड इज़ टूवर्ड्स द वेस्ट मोस्टली ऑन एवरेज. इट डजंट मीन दैट smog from India or especially the neighboring Indian Punjab, it doesn't affect us. It does, ठीक है, and air direction, wind direction changes all the time, लेकिन mostly on average it is from us to them. So smog, what is smog? Smog यार, smog जो है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं. ठीक है, हमारे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो है पार्टिकुलेट मैटर. ठीक है, थैंक यू. सो पार्टिकुलेट मैटर क्या चीज़ है? पार्टिकुलेट मैटर जो है ना, इट्स जस्ट एनी लाइक इट सेज पार्टिकुलेट मैटर, राइट? लेकिन उसके अंदर आपने वर्ड सुना होगा PM 2.5. ठीक है, PM 2.5 इज द थिंग दैट इज रियली बगिंग अस राइट नाउ. It is tricky to talk about PM 2.5 because everybody perceives PM 2.5 mostly incorrectly. हम particulate matter का जब सुनते हैं ना, तो हम particulate matter को कहते हैं ये डस्ट है. ठीक है, क्योंकि वो नज़र दिखता भी डस्ट की तरह है. ठीक है, और हमारे जहन में पार्टिकल्स आते हैं, तो पार्टिकल्स और डस्ट होती है. तो particulate matter जो है, it is much 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 finer than dust. It is something which doesn't, any normal dust जो होती है, जो इसको आप PM let's say 10 कह सकते हैं, या 100 के उसमें ज़ुमरे में आ जाती है, it eventually settles down. ठीक है, PM 2.5 takes a long time to settle down. And PM 2.5 जब settle down नहीं करता, मतलब डस्ट को उड़ के बैठती है ना, ठीक है, तो भी अगर आप उसको गलत तरीके से परसीव करोगे तो it results in a lot of problems. क्योंकि हमारे जो decision makers हैं, they perceive smog as a problem related with dust. So they end up doing stuff which they do. ठीक है, वो लिबर्टी में फिर आपको पानी लगा के तो सड़कें मांजते हुए साफ करते हुए नजर आएंगे. So अगर आप किसी चीज़ को सही तरीके से परसीव ना करें, then that happens. So basically जो smog है, जो particulate 2.5 है, it is not dust. ठीक है, it is very fine particle which can come from many different sources. So उसके लिए let's say उसके लिए कुछ ऐसा भी हो सकता है कि multiple different types of gases reacted in the air and created a particulate matter thing, which is now suspended in the air. ज़रूरी नहीं है कि वो ज़मीन से ही उड़ के आ रहा हो. ठीक है,
So that's it's a very tricky thing. यानी air quality के अंदर particulate matter की contribution, especially PM 2.5 की contribution हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है. So PM 2.5 concentration, when it becomes higher, it causes a big problem for us. And it can come from many different sources. It could come from industrial emissions, could come from transport emissions, could come from crop burning, could come from your घर का चूल्हा, for example. ठीक है. So बहुत सारी different sources उसकी हो सकती हैं. लेकिन yeah, that's what's comprising smog right now for us. But why winters? Why winters? Why winters? इसके लिए cultivated ground है. हाँ, ये genuinely बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इससे जो यानी अगर आप उसको समझें कि ये खाली विंटर्स में होती है, देन यू स्टार्ट थिंकिंग इन अ वे कि यार ये स्मॉग जो है, ये स्मॉग नहीं है, इट्स जस्ट फॉग. ठीक है. देन ये एक और प्रॉब्लम है डिसीजन मेकर्स के लिए. फॉर समबडी हु वांट्स टू टेक करेक्टिव एक्शन और फिक्स दिस प्रॉब्लम, दे मे बी परसीविंग इट इनकरेक्टली इफ दे थिंक ऑफ इट एज जस्ट अ विंटर प्रॉब्लम. ठीक है. वो क्योंकि वो ये सोचेगा और उसमें भी इनकरेक्ट कंक्लूजन की तरफ जाएगा, क्योंकि वो कहेगा कि यार गाड़ियाँ तो, अगर तुम कह रहे हो 2 करोड़ गाड़ियाँ तो समर में भी होती हैं, विंटर में भी होती हैं. ठीक है. और उसमें वो फिर ये सोचेगा कि नहीं, ये जो अभी स्टबल बर्निंग हो रही है, क्रॉप बर्निंग हो रही है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है. हालांकि स्टबल बर्निंग जो है वो मई जून के सीज़न में भी होती है. ठीक है. बट वी डोंट टॉक अबाउट इट. The reason being कि all of these emissions, rightly so, happen in summers as well. लेकिन जो winters हैं उसके अंदर एक figurative, जिस तरह blanket है, एक blanket, invisible blanket बिछ जाता है जब बहुत सर्दी होती है. ठीक है. And that invisible blanket is called an inversion layer. Inversion layer जो ज़मीन के सबसे करीब हवा होती है उसको ऊपर उठने नहीं देती, जिस तरह आमतौर पे गर्मियों में हवा चलती है ना. ठीक है. तो वो उस हवा को मिक्स नहीं होने देती. सो इट इज़ एन इनविजिबल ब्लैंकेट. इफ़ यू हैव द करेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स एंड यू लॉन्च एयर बलून, उसके ऊपर आप वो करें तो वो जाते जाता लेट्स से टेम्परेचर इन्वर्जन की लेयर, वो टेम्परेचर को मेजर करते जा रहे हैं, एंड देन इट विल सी ऐसे लाइन बनेगी एंड देन इट विल गो अप, एंड वो रिकॉर्ड करता जाता है कि इस एल्टीट्यूड के ऊपर इन्वर्जन लेयर बनी हुई है. And that traps the air close to the surface of the earth. और वो जब एयर ट्रैप रहती है तो उस वक्त जितनी एमिशंस हो रही हैं वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं. वो हम उसी गंद को जो हमारा नीचे सारा है उसी को सूंघी जा रहे हैं, उसी को ब्रीद इन कर रहे हैं, उसी में हमारे बच्चे सांस ले रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं. तो वो सारा जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा एग्जैसरबेट हो जाता है विंटर में. यानी समर में भी वही प्रॉब्लम है. इमेजिन कर लें कि जिस तरह आपका कोई ओपन एयर किचन है. ठीक है. बरामदे में एक बंदा जो है उसने लकड़ी का चूल्हा जलाया हुआ. मैंने बंदा कहा है, मैंने बंदी नहीं कहा, ताकि लोग मुझे ये ना कहेंगे यार ये सेक्सिस्ट है. तो बरामदे के चूल्हा जला, लकड़ी का चूल्हा जला हुआ. ठीक है. तो गर्मियों में वो अनकवर्ड है, तो हवा जो है वो मिक्स हो रही है, जो उसकी धुआं है उसका काला धुआं वो हवा के साथ मिक्स हो जाता है. सर्दियों में आप इमेजिन करो कि उसको कवर कर दिया. ठीक है. उसके ऊपर टेम्परेरी छत डाल दिया या आपने उसको टेंट लगा के कवर कर दिया. सो जो भी हवा है वो अंदर ही ट्रैप्ड है. अब जाहिर है जो बंदा उसके पास खड़ा होगा वो तो उस गंदे धुएं में सांस लेगा और उसको मसला होगा. That was amazing. हाँ, it's very unfortunate कि it's a mix of factors. ना, it's a complex problem. Any complex problem does not have easy answers, और उसकी जो blame attribution है ना वो इतनी straight forward ना नेचर की तरफ जाती है ना इंसान की तरफ जाती है. तो दोनों तरफ है. What is smog doing internationally? Can you talk about other countries and other cities जहाँ पे fog जैसी problem है and how they overcame it? Actually, interestingly, New York had a huge problem of So New York had a huge problem of smog in the 40s and 50s. London had a huge problem. London and New York were famous for their bad air quality. But let's say वो coastal area है ना वो.
इसमें कोई फ़र्क है? वाई कराची, लेट्स टॉक अबाउट कराची देन फर्स्ट. कराची में क्यों नहीं है? और अगर हवा चलती है वहाँ पे मेरे ख्याल से कोस्टल विंड्स हैं ज़्यादा, बट न्यूयॉर्क एंड लंदन दोनों सो में या ख्याल से. यू आर एब्सोल्युटली राइट. देखो कराची के अंदर भी सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन के हिसाब से देखें तो probably more population, Yeah. more vehicles, Yeah. more industry. Yeah. So the sources are there, but what they don't have is the inversion layer. So उनकी जो winter के अंदर inversion layer नहीं बनती because it is always windy. So the air ends up mixing up और वो उसकी mixing की वजह से उस 400-500 AQI के threshold के पास नहीं जाती जिस तरह वो पंजाब के air shed में जाती है. ठीक है? So yeah, that's a problem. That's why it doesn't happen so bad. But New York. London's air quality became so bad that there was a time, I think, in the 50s, that hundreds of people die on a daily basis. And it was one of the worst recorded episodes of people dying because of smog. And, you know, that's what separates them from us, that they realized that the problem is there and they took urgent corrective action. उन्होंने बैन कर दिए कि हीटिंग के लिए कोयला नहीं जलाना, लकड़ियाँ नहीं जलानी, ठीक है? और उसको जब बैन किया, then you know they started to, and other of course corrective actions, and then they started to see a huge improvement in their air quality, and then they are what they are right now, around 30 AQI से ज़्यादा नहीं जाता. बीजिंग को देखा आपने? जब ओलंपिक्स का टाइम था तो कितना बुरा हाल था, and they got embarrassed big time, but they had at their disposal things that we don't have right now. उनका जो गवर्नेंस का निज़ाम है, पाकिस्तान के सियासतदान जितना मर्जी कोशिश कर लें उसको रेप्लिकेट करने का, वो नहीं हो सकता. They have the ability to take action with or without public will, and they fix the problem once they decide कि किस तरह से उसको करना approach. And they took several years to address Beijing's air quality problem. वही मैं पूछने लगा था, लंदन को कितना टाइम लगा, बीजिंग को कुछ मशीन्स भी लगाई थी किसी ने, कुछ इस तरह भी होता है कि सिर्फ करेक्टिव एक्शन ये होता है कि आवाम को बता देते हैं कि ये नहीं करना, या आर देयर एनी लाइक एयर प्योरीफायर्स, नेशनल लेवल एयर प्योरीफायर्स? अच्छा, the government would like to tell you that there is, because it helps them avoid what actually needs to be done, जिस पे उनका शायद जो political capital है वो spend होगा. ठीक है? So there is nothing that you can really do जिसकी इतनी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कोई ऐसी feasibility हो. जैसा government would try to sell you smog towers as some device that you can set up in a very polluted area और वो हवा को suck करेगा और वो clean air निकालेगा. No, it doesn't work out. Like, तो they would like to tell you कि होता है. And I don't know. I mean, I really don't know कि who sells them such kind of stuff, who sells them these ideas. It's absolutely terrible. कोई ऐसी feasibility नहीं है. तो घर में जो लगाते हैं हम, does that work? But that works for what? One room. ठीक है? फिर आप उसका वो जो 2 साल में फिल्टर चेंज करने वाला होता है, वो लाहौर की हवा में बेचारा 1 साल में ही जाम भाग हो जाता है, and then you have to take out the filter और फिर जाके चेंज करते हैं. So yeah, that works at a small scale, but you can imagine you can't do it for a city. You can't fix large scale उसके जो devices हैं, you can't put them in different parts of the city and expect कि पूरे शहर की हवा साफ कर देगा. That's just not feasible, not possible. So it's far more likely कि आप मतलब far more feasible कि आप जो tailpipe emissions हैं या जो at source emissions हैं उनको control करें. So it doesn't really make sense. चाइना के क्या किया चाइना ने? उन्होंने इलेक्ट्रिक China ने they were really Chinese about it. So they were very strict about it. So they did उन्होंने बीजिंग का जो एयर शेड था उसके अंदर ऐसी let's say इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट किया, उनके ऊपर इमिशन कैप्स लगाई, उनको उस एरिया से इंडस्ट्री को और दूर लेके गए. काफ़ी पुराने मेरे जो चाइनीज़ फ्रेंड्स हैं, they used to tell me that you can't just get a new car in Beijing or Shanghai, for example. So what they tried to do was they had measures like उन्होंने कहा कि अच्छा आप गाड़ी तो ले लो लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते आप.
तो registration के ऊपर यानी let's say it's easier to buy a car than to get it registered. So to get it registered, there are only a finite number of registration numbers that they can allot per year. And उसके ऊपर बोली / कुरानदाजी होगी. ठीक है? So it is possible for you to buy a car and आपके पास पड़ी है लेकिन आप उसको 1 साल तक उसको रजिस्टर नहीं करवा सके क्योंकि आपसे वो नहीं अफोर्ड हुआ कि उसको रजिस्ट्रेशन करवा सकूँ. That's how they were trying to limit the number of people who used to go buy cars. And that's one of the biggest problems that we are facing. As, there's an upward mobility among, a lot of citizens. They are able to afford cars. And they go, अच्छा ठीक है, 30% down payment पे 50% down payment पे जाके गाड़ी ले ली या कैश पे गाड़ी ले ली. गाड़ी लेना तो बहुत आसान है. And we have increasingly made it easier, ठीक है. So, it's not just cars, of course, other vehicles as well, chingchi rickshaws and gaadiyan, ye wo sara, motorcycles. We have all those vehicles and we have made it abundantly easy for them to get it registered. कोई hurdle नहीं है उनके लिए. ना हमने उसको किसी तरीके से कोई policy नच दिया या उसको कोई incentivize करने की कोशिश की, let's say. उसको ये नहीं कहा कि यार इस पे इतना टैक्स है, इस पे इतना टैक्स है, इस पे इतना टैक्स है, कोई ऐसा सीन नहीं है. So it's very easy for us to go in the wrong direction. And for them, they used many different interventions to make sure that the people are making the right choice. So what they actually did, what I understand is कि उन्होंने गाड़ियों का नंबर कम किया सड़कों पे, उनको मैनेज किया in between days. Is that right? कुछ इस तरह की भी थी कि वो भी था, इंडिया ने भी ट्राई किया था. They had odd and even days. They tried odd and even days. I'm not sure how successful they were. But they said कि जिसकी odd number plate की गाड़ी है वो let's say Monday को चला सकते हैं and Tuesday को even number plate वाले ही चलाएंगे. बिल्कुल. It's a bit weird, but they're sort of forcing people to carpool. Yeah. The odd and even days were also an idea. Basically different measures कि अब आपके बहुत सारे लोग हैं जिनके पास गाड़ियाँ and you want to reduce the number of cars. What do? There are lots of things you could do, right? First give them the alternative, right? So आपके पास अच्छा mass transit का निज़ाम हो, and then once you have mass transit का निज़ाम and you still want to reduce, so you could try different ways. You could say कि अच्छा ये वाला area based, data driven policy making, right? So you have data to say कि अच्छा ये वो area जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, let's say downtown of the city, and you say कि इस area में बहुत सारी population है, यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से air quality ख़राब होती है. So what we could do is, like Tokyo would do, कि अच्छा you want to really rush in, तो ये रास्ता इस्तेमाल करेंगे, इस रास्ते को इस्तेमाल करेंगे तो आपको 800 येन देने पड़ेंगे, 1600 येन देने पड़ेंगे. And the only people who really need to use the car would use the car. Otherwise they would take the transit, ठीक है, जो उनका है mass transit का निज़ाम, ठीक है. So वो फिर खुद से ही लोग कारपूलिंग भी करेंगे, खुद से ही लोग, यानी और भी बहुत सारे अमेरिका में उन्होंने कहा कि जी let's say इस एरिया के अंदर आप अगर, या मेरे ख्याल है ऑस्ट्रेलिया में भी है शायद ये, कि यू कांट गो इन अनलेस यू हैव मोर देन वन पर्सन इन द कार. ठीक है, तो दे वुड यूज कैमरास टू फिगर आउट कि अच्छा कौन अकेला बंदा गाड़ी लेके आ रहा है. हमारे यहाँ 5 people in the house, 4 गाड़ियाँ हैं, तो वो वाला हिसाब नहीं है. सो पीपल आर सॉर्ट ऑफ फोर्स्ड टू कारपूल. ठीक है, हमारे पास यानी इसके अलावा और क्या रेमेडीज हो सकती हैं फॉर द स्मॉग ऑफ लाहौर स्ट्रिक्टली? एक तो ये कि ट्रैफिक के ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हो, इसके अलावा मेजरली इट्स ट्रैफिक. व्हाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट डजंट टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट सेक्टर? किसी स्मॉग रिलेटेड डिस्कशन में आपने ट्रांसपोर्ट की बात सुनी है अभी तक? सो द रीज़न व्हाई दे डोंट टॉक अबाउट इट is because whatever we need to do, we are going the exact opposite direction. Because the moment they start talking about it, they'd have to do something to correct it, right? So the reason they don't talk about the transport sector out in the open, behind closed doors, yes, they know transport sector is The biggest. I was recently giving there's a training to cantonment board officers, and I was very happily surprised कि बहुत अच्छी awareness थी, and they understood the problem. They understood, this is transport sector is, the biggest contributor to the smog problem. लेकिन of course
they alone, their understanding alone doesn't really solve problems. There is no political will to solve the problem the way it should be solved. Okay? So if they understand, if they talk about it, the government starts talking about transport as the biggest problem, then they would have to demonstrate कि हमने number of cars को reduce करने के लिए, on the road number of cars को reduce करने के लिए क्या किया. पिछले 6 महीने से what has the government of Punjab been up to? वो हम इस पे अभी बात करेंगे कि You ये can see, जो- right? हाँ, हाँ. So that's a completely different thing. But why would they not do this? I mean, do you Because- think कि ये गाड़ियों के कंपनीज भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं और डायरेक्टली पॉलिसी मेकर्स को? Why would they not? They could be. Let's say, what is the most famous? Let's say, appropriate direction क्या होगी सोचने के लिए? Mass transit. उसको तो पहले ही पिछले 4-5 साल में हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बड़ा टॉक्सिक बना दिया है, ठीक है, चाहे वो पेशावर की हो, चाहे लाहौर की हो, चाहे किसी भी शहर की हो, ठीक है, तो उसके ऊपर अब ये कहते हैं नहीं यार थोड़ा सा हट के बात करते हैं, ठीक है. सो मास ट्रांजिट विच इज़ द मोस्ट ऑब्वियस सोल्यूशन स्पेशली फॉर आवर अर्बन सेंटर्स जहाँ पे एयर क्वालिटी ज़्यादा ख़राब है, तो उसको थोड़ा सा पहले ही टॉक्सिक तरीके से पोलिटिसाइज कर दिया गया, जो हालांकि दिस शुड बी समथिंग विच शुड नॉट बी पोलिटिसाइज, दैट शुड बी लाइक अ वेरी फंडामेंटल राइट फॉर अस, ठीक है. तो मास ट्रांजिट को ऊपर बात नहीं करते. फिर वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज स्टेमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी फेलियर इज द एक्सपेंशन ऑफ आवर सिटीज़. जितनी लो डेंसिटी डेवलपमेंट होती है, शहर एक्सपैंड करते हैं, तो उतना ही आपको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है और उतनी ही व्हीकल डिपेंडेंसी इंक्रीज़ होती है. तो व्हीकल डिपेंडेंसी कम करने के लिए आपको कहीं पे लिमिट लगानी है शहर की बाउंड्री पे, जिससे आपका रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी नाराज़ हो जाता है. एंड रियल एस्टेट सेक्टर इट्स प्रीटी पावरफुल, ठीक है. सो उसको भी वो नाराज़ नहीं कर सकते. सो आई गेस देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई द गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट सेक्टर राइट नाउ. ऑफ कोर्स आपने जिस तरह पॉइंट आउट किया है कि यार वो जो गाड़ियाँ बेचने वाली कंपनीज हैं, आई एम श्योर उनका भी काफ़ी स्टेक है या इंटरेस्ट है कि इस तरह की बात ना की जाए. एंड ये जो हमने मसनूई बारिश करवाई थी, ये क्या सीन है? A lot of people already knew कि it's not going to work out. हमें पता था कि ऐसा नहीं, इतना करामत नहीं होगा. बल्कि ये तो बैकफायर नहीं कर गया था. आई मीन द एयर क्वालिटी वेंट लाइक berserk आफ्टर दैट ना. मेजर करते रहे थे लोग कोई 5-7 घंटे तक. एयर क्वालिटी बल्कि गिर गई थी, ख़राब हो गई थी थोड़ी देर तक. नहीं, अच्छा मज़े की बात यह है कि it took me as I was very surprised in the sense कि जो 2 दिन पहले मैंने फोरकास्ट चेक की थी अपने फ़ोन के ऊपर, तो इट शोड मी दैट इट इज़ गोइंग टू रेन ऑन दैट मॉर्निंग. ठीक है, ओके. ठीक है. मुझे यानी वो विंडी ऐप के अंदर ना मुझे 1.5 मिलीमीटर बारिश, यानी वेरी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कनियाँ पड़नी है, ठीक है, उतनी बारिश होनी थी. So it means that it was going to be an overcast day and probably the conditions were right. So in my mind personally I thought कि थोड़ी बहुत बारिश होनी ही है, ठीक है. And they did this whole episode with the cloud seeding and it turned out कि वो हल्की फुल्की जो बारिश उनके ख्याल से होनी थी वो हो गई. Again stemming from the same mindset, they thought it's like dust, ठीक है, बैठ जाएगी और स्मॉग खत्म हो जाएगा, ठीक है. But that's not really how it works. तो जो emissions हैं, जो pollutions हैं, वो तो pollution फिर भी हो रही थी, ठीक है. जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इंडस्ट्री है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है, वो अपनी जगह पे बदस्तूर चल रही है. आपकी एक थोड़ी सी हल्की सी बारिश करा देने से वो प्रॉब्लम एट द सोर्स तो सॉल्व नहीं हुई ना, वो तो होती रही. सो होता यही है आमतौर पे कि जब बारिश हो जाती है, सो विद इन 24 आवर्स द एयर क्वालिटी 24 टू लेट्स से डिपेंडिंग ऑन आपकी विंड कब स्टॉप होती है, विद इन 24 आवर्स यूजुअली विंटर्स में एयर क्वालिटी दोबारा से अपने नॉर्मल पे आ जाती है. और वही हुआ कि विद इन 24 टू 36 आवर्स इट वाज बैक टू नॉर्मल. सो वी हैव आपने शायद हमारी यूनिवर्सिटी में अभी रिसेंटली देखा हो, तो वी हैव एन एयर क्वालिटी मॉनिटर इन UMT एज वेल, एंड आई वाज लुकिंग एट द डेटा एंड आई वाज लाइक या इट डिडंट रियली मेक अ डिफरेंस. सो बाय मंडे एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल. जब सारे काम पे गए तो एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल. किसी ने देखी है? आई वाज इन दुबई एंड आई कॉल्ड अ फ्यू पीपल हियर एंड पीपल वर एक्चुअली स्केप्टिक अबाउट द रेन इटसेल्फ.
लोग कह रहे थे कि यार किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने लाइव देखी है रेन। लोग ये कह रहे हैं कि सुबह सो के उठे तो इट वाज लाइक, यानी बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हुई हुई थी, समथिंग लाइक दैट। लाइक इट हैपेंड एट व्हाट टाइम, डज एनीवन नो? I think it was. I honestly I didn't check the time, but I think it was between 8 and 10 a.m. You perhaps. you saw it yourself? I saw a few spots on the car, so Yeah, that's how much. Yeah, yeah. that's how much it was for me. So मेरे हिसाब से तो it wasn't exactly a drizzle, if you'd say. So at least where I live. So again, I work in this field, and मुझे पहले से थोड़ा सा idea था कि quantitatively, let's say, in the amount of precipitation, it's going to be very, very less. And then बारिश का एक और भी सीन है, आप एक जगह से हट के दूसरी जगह पे जाते हो तो कहते हो यार इस जगह पे तो बहुत सारा बारिश थी, उस जगह पे नहीं थी. सो आई डिडंट रियली टेक माय ओन, लेट्स से, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो एक लोकेशन की थी, तो इसलिए मैंने उसकी बेस पे कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ किया. लेकिन आई न्यू दैट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल मस्ट हैव बीन वेरी लेस. तो मेरी गाड़ी के ऊपर चंद कतरे ही पड़े हुए थे. सो इट डिडंट रियली चेंज एनीथिंग. So, and what about the process? Did you like, ये जो क्लाउड सीडिंग है ये मुफीद है पाकिस्तान के लिए कि नहीं? Do we have the money to do this? Was it? Yeah, it's a difficult question in the sense कि अगर आप बाकी कुछ नहीं कर रहे, क्लाउड सीडिंग करें या ना करें, doesn't make a difference. ठीक है, जो मतलब if let's say cloud seeding might make sense in the event that आप कह रहे हो कि मैं बाकी सब कुछ भी कर रहा हूँ, but it's gonna take me 4-5 years, because that's logically, if I'm taking steps in the right direction, तो वो उनको सबको असरअंदाज होने में या उसको इम्प्लीमेंट होने में 3 से 5 साल लगेंगे. Meanwhile, I don't want my people to be breathing in bad air. जितना मैं उसको रिड्यूस कर सकता हूँ मैं करूँ, चाहे मुझे क्लाउड सीडिंग भी करनी पड़े, चाहे मुझे लेट्स से स्कूलों में 1-2 दिन छुट्टी करनी पड़े. ठीक है, दैट वुड, स्कूलों में छुट्टियाँ या क्लाउड सीडिंग मेक सेंस व्हेन यू डूइंग एवरीथिंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड फिर भी स्मॉग इमीडिएटली नीचे नहीं आ रही. दीज आर लाइक एक्सट्रीमली लाइक अ 1 डे बेसिस के शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं. तो आप ले लो, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में कुछ तो कर रहे हो ना. सो इट मेक्स नो सेंस टू ask kids to stay at home and not study. स्कूल ना जाएं आज. क्यों? आप उसके अलावा यानी आप what are you doing to fix the situation? Just forcing kids is going to improve the air quality. तो फिर आप उनको घर में बिठा के तो फिर आप सिखा लें. ठीक है, तो that's it's a very shallow approach. If it is done in isolation, तो इंतहाई shallow या सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए है. ठीक है, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम इसी चीज़ के ऊपर अपना सारे होप जो है ना वो उसके ऊपर डाल देंगे यार बस दिस इज गोना फिक्स एयर क्वालिटी. बहुत शैलो सी बात है. नेशनल लेवल का तो चलो ठीक है, these are the things that one needs to do. What about domestic level, man? What should I do about my environment in the house? Environment in the house. अच्छा, a friend and a colleague of ours, Dr. Kiran, she when we were coming back from the US, वो अपने साथ ना इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर ले आई. बाकी हम लोग आउटर एयर क्वालिटी मॉनिटर ज़्यादातर लेके आए थे, तो वो इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर लेके आई. एंड शी हैड सम रियली इंटरेस्टिंग इनसाइट्स. एंड उसकी इनसाइट्स में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी, कहती है कि जब हमारा घर में the indoor air quality is slightly lower than outdoor air quality, but then I was surprised to see कि बाहर air quality let's say less than 100 है, लेकिन indoor air quality spiked up to 500. तो ये कैसे हो गया? तो जी पता लगा जी किचन में पराठे बन रहे हैं, नाश्ता बन रहा है. ठीक है, and all of that, तो आपने देखा कि किचन में हल्का सा धुआं सा हो जाता है ना, अगर आप एग्जॉस्ट ना चलाएं तो वो सारा धुआं जो है दैट्स एक्चुअली वेरी डेंजरस. ठीक है, एंड इन द यूएस इट हैज़ बिकम अ ह्यूज लाइक इशू कि वो कहते हैं कि स्पेशली सर्टन काइंड ऑफ स्टोव्स जो हम यूज़ करते हैं, गैस स्टोव्स, बहुत बड़ी डिबेट है कि जी गैस स्टोव्स को भी फेज आउट करें बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू बैड एयर क्वालिटी. एंड देन उसके ऊपर फिर जेंडर वाली डिबेट भी है कि इट्स मोस्टली वुमेन इन द किचन, एंड वुमेन इन द किचन आर exposed to bad air quality for the longer period of time, and that Does that reflect? is really bad in the long run. But that does that reflect in? Oh, it does reflect. So let's say if you have an air quality monitor in your kitchen, so it's very clear On the health of women.
Oh, it does, of It does? course. It हाँ, does? it does. And Man, it's a huge okay. case. It's a huge case for moving away from gas stoves. It's a huge case for having proper ventilation in your kitchens. ठीक है, तो वो definitely अपनी जगह पे है। हमारे किचन में तो पराठे बनते रहते हैं हर वक्त, हम तो बहुत इम्यून लोग होंगे फिर तो। हाँ, लेकिन यार देखो, it's मसाले पराठे, you know how it goes, it's really man. interesting. अच्छा, उसमें एक और मुझे भूल जाएगा वरना एक तो ये था पराठे, ऑफ कोर्स, लाइक व्हेनेवर यूर कुकिंग डीप फ्राइंग चल रही है तो उस वक्त जो एयर क्वालिटी, इंडोर एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है, वो इस वजह से भी हो रही है। एंड देन द अदर इशू वाज जब आप झाड़ू लगाते हैं, सो उससे भी जो डस्ट हो रही है, जो पार्टिकुलेट मैटर जनरेट हो रहा है, दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ बिट ऑफ अ स्पाइक। सो उसकी डॉक्टर किरण की अपनी जो डिस्कशन है, शी सेज कि मैंने अपने घर के अंदर उनको कहा कि अच्छा, आपने झाड़ू नहीं लगाना, आपने खाली उसको मॉप करना है, एंड देन आपने अगर वो करना है, कुकिंग वगैरह करनी है और इस तरह की चीज़ें बनानी है, तो हमेशा एग्जॉस्ट ऑन होना चाहिए, खिड़की खुली होनी चाहिए ताकि द एयर इज़ एबल टू सर्कुलेट और वो घर के अंदर ही सारा accumulate ना हो। एंड दैट शी सेड such interventions did improve the air quality in her home. So I believe that's something which is which everybody should implement. Wow. And what about the machines, air purifiers? I brought two on your approval. हाँ, नहीं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हो गया है। So I have a lot of people in my family who have a sensitive pulmonary system. किसी को कोई किसी किस्म की issues हैं। मेरा young जो भांजा है, he has become pro-asthmatic, and there is these kind of things really matter. I mean, we don't really take it seriously. जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट आई थी, it really, you know, woke people up in the sense that people were startled in the sense कि यार 7.5 years आपकी जो एवरेज एज है उसमें फ़र्क पड़ा है फॉर एवरेज रेजिडेंट ऑफ लाहौर। 7.5 years is huge, and it's not gonna happen, you know, कि वो आपको पता है कि exactly, you know, मैंने 80 साल तक जिंदा रहना है और 72.5 पे आके कट ऑफ हो जाएगा। It's because of you're getting sick more frequently. Let's say without this kind of terrible air quality, you may be getting a flu once a year or so, and now people are getting sick like twice, thrice, or 4 times, perpetually, you know, sick in Lahore because of different kinds of issues stemming from air quality. ठीक है, लोगों को बाहर पूरा दिन अगर फिर के वापस आओ तो ऐसी सर में दर्द शुरू होती है, या खांसी आ रही होती है, या a lot of issues, right? Or a lot of people are facing skin issues because of bad air quality. So that all of that accumulating over your entire lifespan ends up diminishing your life. ठीक है, so I'm really surprised कि जितनी एयर क्वालिटी इस मुल्क में ख़राब है, especially in Lahore, people don't take it seriously, not seriously enough. जितनी भी अभी तक awareness है, it's still very an underrated issue. Because अगर लोगों को वाकई में इसकी समझ आ जाए, then it has to be like right up there. अभी इलेक्शन आने वाले ना, there has to be right up there. आपकी पार्टी एयर क्वालिटी के लिए क्या करेगी? Would you be able to take those tough decisions जो कि actually needed है? And that puts you on the spot as well. आपका रोल है, आपके लिए ये बहुत important है कि आप लोगों को बताएं कि actually क्या issues हैं, actually sources of pollution क्या हैं, actually उन pollution के impacts क्या हैं आपके ऊपर, आपकी अगली नस्लों के ऊपर, उनकी अगली नस्लों के ऊपर, ठीक है? And if they are